नमस्कार। मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। एक नया टॉपिक है न्याय, जस्टिस। एक राजनीतिक सिद्धांत है न्याय, एक राजनीतिक मूल्य है न्याय। तो ऐसे ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत और मूल्य न्याय की हम चर्चा करेंगे। जस्टिस, जब हम न्याय करेंगे तो जो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले भी हैं, वो ये टॉपिक अगर न्याय कर लेंगे ना ध्यान से, और ये अगर इनके समझ में आ गया तो आपके समझ में आ जाएगा स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता और अधिकार। तो ये 5 ऐसे टॉपिक है जो इंटरकनेक्टेड है। तो अब ये लगातार यही होंगे। पहले मैं न्याय कराऊंगा, फिर स्वतंत्रता करवाऊंगा, और फिर समानता, फिर मैं आपको नागरिकता कराऊंगा, और अंत में आपको अधिकार करवाऊंगा। न्याय समझना जरूरी है, क्योंकि यही शब्दावलियां, यही विचारक फिर क्या आएंगे, घूम फिर कर वापिस आएंगे। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता और अधिकार, ये टॉपिक हम लगातार एक के बाद एक करेंगे। मैं आपको न्याय करवाऊं उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको रिपीट करवा देता हूं, क्योंकि बार बार कुछ विचारक, कुछ विचारधाराएं, कुछ अवधारणाएं बार बार आएंगी भाग भाग के। तो मैं ना आपको हर बार उनका स्पष्टीकरण नहीं दूंगा कि ये किस प्रकार के हैं। एक बार आप अपने मन में उनको अलग करना और खाका बनाना सीख जाइए। तो न्याय में करवाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें करवाऊंगा जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और नागरिकता में हमारे बड़े काम की होंगी। क्योंकि अब आगे मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा, बार बार उनका स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, इसलिए जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ आप इनको नाम दे लेते हैं हम, क्या, विचार धाराएं, आइडियोलॉजी नाम दे लेते हैं। और ऐसी आइडियोलॉजी में मैं आपको उदारवाद करवाऊंगा, लिबरलिज्म करवाऊंगा, और दूसरा मैं ये होते ही और आपको फिर समाजवाद करवाऊंगा। पहले मैं उदारवाद और इसके सारे रूप करवा देता हूं। उदारवाद 14वीं और 15वीं सदी, जब पुनर्जागरण हो रहा है, पुनर्जागरण सन रेनेसा हो रहा है, धर्म की नई नई व्याख्याएं आ रही है, लोग धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त हो रहे हैं, वाणिज्यवाद आ रहा है, वणिकवाद आ रहा है, राज्य प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात करे और कम से कम आयात करे। वो अपनी जो कंपनियां हैं, अपने लोग हैं, उनको विभिन्न देशों में भेज रहा है कि तुम वहां से चीजें खरीदो, बेचो, पैसा कमा के अपने देश में लाओ। तब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, फ्रेंच की कंपनी बन रही है, डच आ रहे हैं, स्पेनिश और पुर्तगीज आ रहे हैं विभिन्न जगहों के ऊपर। साथ साथ में वाणिज्यवाद के साथ साथ एक चीज और आ रही है, एक व्यक्ति ने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया। तो अब चीजें अब हाथ से नहीं बन रही है, मशीनों से बनने लग गई है। तब मशीनीकरण हो रहा है, तो इसकी वजह से उद्योगवाद आ रहा है। तो कृषि पीछे जा रही है और उद्योग आगे आ रहे। तो ये वो काल है जब क्या हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है। पुनर्जागरण का तात्पर्य है कि लोग अब तार्किक हो रहे हैं और अंधविश्वासों, रूढ़ियों को छोड़ रहे हैं, पुनः जागृत हो रहे हैं। जो तर्क करना सिखाया करता था प्लेटो और अरस्तु, वो तर्क वापिस आ रहे हैं। पुनर्जागरण आ रहा है तो स्वाभाविक है कि क्या आ रहा है, मानवतावाद। मानवतावाद का तात्पर्य है कि अब गतिविधि के हर चीज के केंद्र में कौन आ रहा है, मानव आ रहा है। तो पिछले 1000 साल से कौन था, धर्म था, ईश्वर था, चर्च था, पोप था, बाइबल थी, रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, अंधविश्वास थे। और अब कौन आ रहा है, मानव एक साधन था। उसको ये कहा गया कि तुम पाप का प्रतीक है, ये तेरा जब तक भौतिक जीवन है
जिसको तू भोग रहा है ये पाप का परिणाम है। तो तेरा उद्देश्य इस दुनिया में जल्दी से जल्दी पुण्य करके और मुक्ति प्राप्त करके और स्वर्ग में जाना है। तो ये तो कौन सी दुनिया में बैठा है? पाप में दुनिया में बैठा है। तो आदमी के पैदा होते उसको कहा जाता था कि तू पाप का परिणाम है। आज तक हम यही कहते आ रहे हैं कि हम कितनी करोड़ योनियों में घूमते हैं, वो कितने हजारों करोड़, और हम सब, हमारा उद्देश्य यहां सुख प्राप्त करना नहीं है बल्कि मुक्ति के प्रयास करना है। तो हमारे पैदा होते आज भी यही कहा जाता है कि हम सबको पिछले जन्मों के कुकर्मों के परिणाम है। जो हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भोग रहे हैं, वो क्या है? पिछले जन्मों के हमारे पाप है। पिछली बार हमने कुत्ता था तो हमने कुछ खाया होगा, तो हमने मानव बना दिया, तो हम भोग कर रहे हैं। ये क्या हुआ? तो हम यहाँ पाप की वजह से हैं। ये जीवन है, ये जो भौतिक जीवन है, इस धरती का मानव जीवन है, ये सुखदायी नहीं है। तो आप कौन से जीवन की चर्चा करें? लौकिक जीवन को तो छोड़ दो और ईश्वरीय जीवन की चर्चा करो, वहां जाके आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये जीवन है, ये तो गंदा जीवन है। तो आदमी से कहा गया कि तू इस गंदे जीवन को छोड़ और कौन सा जीवन जी ले? ईश्वरीय जीवन जी ले। तू स्वर्गीय जीवन की सोच, इस धरती की चक्करी छोड़ दे, तो आसमान की सोच है। तो मानव को गतिविधियों से हटा दिया गया, धर्म गति सेंटर में आ गया। तो धीरे धीरे जब आदमी पुनर्जागरण, तो बोला मैं नहीं, मैंने स्वर्ग देखा भी नहीं है, तो मैं तो यही लोक को महत्वपूर्ण मानूंगा, परलोक को महत्व नहीं दूंगा। तो फिर मानववाद आया, मानव सेंटर में आ गया। अब हर चीज किसके सुख के लिए होने लगी? मानव। फिर पुनर्जागरण आया, इस पुनर्जागरण में कहा वणिकवाद आया, उद्योग आए, वणिकवाद आया। पहले ये आया वणिकवाद। वणिकवाद का तात्पर्य है कि राज्य ने वणिकों को यानी व्यापारियों को क्या दिया? बढ़ावा दिया। तो वो एक महारानी बोली कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ और किससे व्यापार करो? भारत से व्यापार करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आए थे यहाँ, फिर डच आए, अपने यहाँ नीदरलैंड के लोग आए, फ्रांसीसी आए। इन लोगों को इसको भेजा 1498 में किसको? वास्को डी गामा को। तू जा भारत का रास्ता खोज ताकि हम क्या कर सके? वाणिज्य कर सके, व्यापारवाद कह लो, वणिकवाद। बणियों को बढ़ावा दिया गया। बणियों से कहा गया तुम चीजें बेचो, खरीदो, पैसा कमाओ और कहां लेके आओ? देश के अंदर लेके आओ। क्योंकि राजा छुटकारा पाना चाहता था सामंतों से, क्योंकि सामंत राजा को दबाया करते थे। वो कहते थे तेरे खजाने में पैसा किसका है? हम लेते हैं किसानों से और तेरे को देते हैं। वो सोचता कि इन सामंतों से छुटकारा पाऊं, क्योंकि धीरे धीरे उसने पोप से क्या कर लिया था? छुटकारा पा लिया था। जैसे पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण होते ही और एक आंदोलन चला, कौन सा? धार्मिक सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन चला। धर्म सुधार आंदोलन के चलते ही और राजा मुक्त हो गया किससे? पोप की तलवार से। दो तलवारें थी, संप्रभुता बंटी हुई थी पोप के पास और राजा के पास। अब राजा धर्म के मामले में भी सर्वोच्च हो गया और लौकिक मामलों में भी सर्वोच्च हो गया। राजा ही धार्मिक निर्णय करेगा, राजा ही राजनीतिक निर्णय करेगा। पहले निर्णय दो किया करते थे, धार्मिक निर्णय पोप किया करता था और राजनीतिक निर्णय राजा किया करता था। जैसे ही धर्म सुधार हुआ, राजा बोला पोप को बोलने की जरूरत है नहीं, सारे काम मैं करूंगा। तो पोप से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन इसको सामंतों से छुटकारा। तो सामंत कहते थे तू ज्यादा 3-5 करेगा तो हम तेरे खजाने में पैसा नहीं देंगे, किसानों से हम लगान लेंगे नहीं, तेरे को देंगे कहां से? तो बोला ऐसा तुम्हारा इलाज करता हूं। तो उसने किसको बढ़ावा दिया? बणियों को, भी तुम व्यापार करो, पैसा कमाओ, खजाने में जमा करो। वणिकवाद आया। फिर धीरे धीरे इस वणिकवाद का भी विरोध हुआ, क्योंकि राज्य हर मामले में, व्यापार के मामले में क्या करता था? हस्तक्षेप करता था। तो फिर धीरे धीरे विकास हुआ, उसको हम कहते हैं उद्योगपन पे। क्या आया? उद्योगवाद। आप व्यापारवाद और उद्योगवाद का फर्क समझते हो क्या? एक तो गली का बनिया होता है और एक होता है फैक्ट्री का मालिक। दोनों में फर्क नहीं होता क्या? बनिए में और उद्योगपति में फर्क होता है। बनिया होता है जो व्यापार करता है, चीजों को खरीदता और बेचता, बनाता नहीं है। वो बनाता तो कौन है? तो पहले यहाँ बनते थोड़ी थे। यूरोप के बनिए सिर्फ क्या किया करते थे? व्यापार किया करते थे। भारत से वो कुछ चीजें ले लेते थे और दूसरे देशों में ले जाके बेच देते थे। यहाँ से काली वो क्या मिर्च ले जाया करते थे, यहाँ से मसाले ले जाते थे, यहाँ से कपड़ा ले जाते थे, दूसरे देशों में बेचते थे। धीरे धीरे क्या आ गया? वहां उद्योगवाद आ गया। अब वो खुद चीजें बनाने लगे और अपने देश में बेचते। तो ये व्यापार नहीं है, ये क्या था? उद्योगवाद था। ये खुद चीजें बनाने लगे और बेचने लगे। फिर उद्योगवाद आया। धीरे धीरे उद्योगवाद आया ना, तो राजा बोला हाँ भाई
जैसे बड़ियों को धमकाया करता था वैसे किसको धमकाने लगा? उद्योगपतियों को। पैसा दो, तुम कपड़े बना रहे हो, आटा पैदा कर रहे हो, बिस्किट बना रहे हो, तुम्हारे यहाँ जूते बन रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, सोना तुम बना रहे हो, सैनिक को कहने तुम फैक्ट्री में बना रहे हो, लोहा बना रहे हो, सरिया बना रहे हो, पैसा दो। वो क्या भाई कहेगा पैसा? तू हमारे लिए करता क्या है? हम रिस्क लेते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, मजदूर इकट्ठे करते हैं, कच्चा माल लाते हैं, राजा का योगदान क्या है? पैदा तो हम करते हैं, हम तेरे को कुछ भी नहीं देंगे। नहीं देंगे तो इस उद्योगवाद ने एक चीज पैदा की, क्या? पूंजीवाद। पूंजीवादी बोले कि हम तेरे को क्यों दें? तो राजा बोला मैं राजा हूं। बोला राजा है तो तेरा इलाज कर देंगे। तो इन्होंने क्रांति करवा दी। पहले कौन सी क्रांति? प्यूरिटन क्रांति। फिर 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। क्योंकि पैसा, कोई क्रांति वही करवाते जिनके पास क्या था? पैसा था। राजा इनकी बात मानता नहीं था, वो तेरा इलाज कर देते हैं। तो क्रांति। फिर 1776 का अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम, वो फिर बड़ी क्रांति कौन सी? राजा को तो मार ही दिया 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। दरअसल ये कौन सी क्रांति थी? कार्ल मार्क्स कहता है पूंजीवादी बुर्जुआ क्रांति थी। ये दरअसल पूंजीपतियों ने किसानों मजदूरों को भड़का के करवाई थी ये क्रांति। तो फिर धीरे धीरे पूंजीवाद आया। पूंजीवाद आया तो इन सब चीजों ने मिलके क्या किया? एक विचारधारा का विकास किया जिसको अपन क्या बोलते हैं? उदारवाद। हर चीज में क्या हो जाओ? धार्मिक मामले में उदार हो जाओ आप। जो रूढ़ियों से थे उनसे क्या हो जाओ? आप मुक्त हो जाओ। रूढ़ियां छोड़ दो, धार्मिक रूढ़ियां छोड़ दो, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक अंधविश्वास छोड़ दो। तो धार्मिक के मामले में आप क्या हो जाओ? उदार। सामाजिक मामले में आप उदार कैसे होगे? जो धर्म के आधार पे ऊंच नीच करते हो छोड़ दो, जो नस्ल के आधार पे करते हो छोड़ दो, जो नस्ल के आधार पे भेदभाव करते हो, लिंग के आधार पे भेदभाव करते हो वो भी छोड़ दो। तुम लिबरल हो जाओ, सबको बराबर मानो। ये कौन सा उदारवाद है? सामाजिक उदारवाद। फिर आया राजनीतिक उदारवाद। सारी शक्तियां राजा के पास थी। अब इन्होंने कहा कि ये शक्तियां आएगी अब यहाँ रहने वाले नागरिकों के पास। तो होब्स बोला अब राज्य है ईश्वर की देन नहीं है, बल्कि देन किसकी है? ये तो व्यक्तियों की देन है, व्यक्तियों ने मिलकर बनाया है और सारे व्यक्ति बराबर हैं। समझौते पे सारे हस्ताक्षर करेंगे तो सारे लोग बराबर हैं राजनीतिक रूप से। अब वो अपनी सरकार बनाएंगे। तो फिर धीरे धीरे लोक आया। फिर इसके बाद हमने देखा लोकतंत्र आया। संसद की शक्तियां बढ़ी लोक के समय, राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई। कौन सी क्रांति में? गौरवपूर्ण क्रांति में। राजा को तेरा काम साइन करना है, सारे काम संसद के प्रतिनिधि करेंगे। और संसद के जो लोग थे वो चुन के किससे आते थे? जनता से चुन के आते थे। धीरे धीरे मताधिकार का विस्तार किया गया। पहले सिर्फ बड़े लोग वोट डालते थे, फिर धीरे धीरे सब लोगों को क्या दे दिया गया? तो राजनीतिक रूप से भी राज्य क्या हो गया? उदार हो गया। सब लोगों को, औरतों को, पुरुषों को धीरे धीरे वोट देने अधिकार दे दिया गया। तो उदारवाद आया कौन से क्षेत्र में? धार्मिक क्षेत्र में। वो आया सामाजिक क्षेत्र में, और वो आया राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये फिर एक नई विचारधारा आई, उदारवाद जिसको हम बोलते हैं। ये उदारवाद एक शब्द है। हर क्षेत्र में आप क्या होते हैं? लिबरल होते हैं। चाहे वो कोई सा क्षेत्र हो, आपकी सोच क्या हो जाती है? लिबरल हो जाती है। आप नए नए परिवर्तनों को समझने और सीखने लगते हैं और रूढ़ियों को आप छोड़ने लगते हैं। तो उदारवाद मूलतः आया किसके खिलाफ था? रूढ़िवाद। जब रूढ़िवाद चला करता था तो बताओ क्या चला करता था? धर्म था, राज्य धार्मिक था। जब रूढ़िवाद चला करता था तब क्या चला करता था? सामंतवाद चला करता था। जब रूढ़िवाद चला करता था तो अंधविश्वास चला करता था। और जब रूढ़िवाद चलता था तो समाज कैसा हुआ करता था? बताओ, श्रेणीकृत हुआ करता था। रूढ़िवादी कहते हैं कि इस प्रकृति में ईश्वर ने जो कुछ पैदा किया है उसमें कुछ को छोटा पैदा किया, कुछ को बड़ा, कुछ को उच्च पैदा किया, कुछ को निम्न पैदा किया, कुछ को कमजोर और कुछ को शक्तिशाली, कुछ को सामंत और कुछ को किसान पैदा किया। तो कुछ होंगे शोषक और कुछ होंगे शोषित। ये तो रहेगा समाज में। हायरार्की तो रहेगी, ऊंच नीच तो रहेगी, भेदभाव तो रहेगा। ये कौन मानते हैं? रूढ़िवादी। समाज ऊंचा नीचा ही रहेगा, बराबर है नहीं होगा। पुरुष महान रहेंगे, स्त्रियां उनके नियंत्रण में रहेगी। तो ईश्वर ने बनाया, हम क्या करें? तो ये कौन सी विचारधारा है? अब इसके खिलाफ में कौन आ गया? धर्म की बजाय धर्म निरपेक्ष, सामंत की बजाय पूंजीवाद। सामंतवाद चला गया ना, उद्योगवाद, पूंजीवाद आ गया। श्रेणीकृत समाज की बजाय कैसा समाज? स्त्री पुरुष छोटे बड़े सब क्या है? समान है। और अंधविश्वास की जगह क्या आ गया? तर्क आ गया। और तर्क को हम कहते हैं क्या आ गया? विवेक आ गया। और सब चीजों के सेंटर में होता क्या है? विवेक होता है। मानव, इन्होंने उदारवादियों ने कहा कि मानव क्या होता है?
विवेकशील होता है, वो शाना होता है, समझदार होता है, तो उसको ज्ञान देने की जरूरत है नहीं है। पोप कहता है कि मैं तेरे को ज्ञान दूंगा कि तू स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करे। हमारे यही तो करते हैं, हमारे यहाँ ये चोटी वाले आते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हें स्वर्ग कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा चोटी वालों की हमें जरूरत है नहीं है, पोप की हमें जरूरत नहीं, हम खुद डिसाइड करेंगे कि स्वर्ग कैसे मिले। तो हम धर्म की व्याख्या क्या करेंगे, खुद करेंगे। हम बीच में पुजारी को, पोप को, चर्च को और पादरी को नहीं आने देंगे। व्यक्ति क्या है, तो क्या विवेकशील धर्म के क्षेत्र में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में तो विवेकशील है, वो खुद निर्णय करेगा कि कैसी शासन पद्धति अच्छी है, कौन सा दल अच्छा है, कौन सा राजा अच्छा है, कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है, तो मैं किसको वोट दूं। तो फिर उदारवाद लोकतंत्र लेके आया, क्योंकि वो कहता है व्यक्ति क्या है। तो हर क्षेत्र में निर्णय कौन करेगा बताओ, मानव खुद करेगा, व्यक्ति खुद करेगा कि वो कौन सी तो राज व्यवस्था को माने, किस धार्मिक व्यवस्था को माने और किस सामाजिक व्यवस्था को माने। औरतों ने कहा हमें बराबर मानो, तो दुश्मन का क्यों, क्योंकि हम भी क्या है, विवेकशील है, तो हम भी तो समझदार हैं। तुम आदमी अकेले सियाने थोड़ी है, लुगाइयां भी तो सियानी है, कोई तो डेढ़ सियानी है। ऐसा कुछ हुआ तो औरतें भी अधिकार में किसके बराबर आ गई, पुरुषों के बराबर आ गई। तो ये आया उदारवाद। अब उदारवाद समझ गए, इसके खिलाफ आया रूढ़िवाद, धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ आया, सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ आया, अंधविश्वासों के खिलाफ आया। लोग लिबरल हो गए, तार्किक हो गए, समझदार हो गए, शाणे हो गए। आदमी के ऊपर बल दिया जाने लगा कि आदमी का सुख महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। लेकिन इस उदारवाद ने आर्थिक क्षेत्र में गड़बड़ कर दी, बाकी क्षेत्र में तो बहुत अच्छा है, किस क्षेत्र में गड़बड़ कर दी, आर्थिक क्षेत्र में, कि व्यक्ति समझदार है, विवेकशील है, इसलिए आर्थिक क्षेत्र में भी वो स्वायत्त और स्वतंत्र है। कोई भी आदमी कुछ भी करो, कितनी भी जमीन बनाओ, कितना भी बड़ा पद प्राप्त करो, कितनी संपत्ति इकट्ठी करो, क्योंकि व्यक्ति क्या है। तो कई लोगों के पास संपत्ति नहीं थी, कई लोग गरीब रह गए, बताओ क्यों, क्योंकि वो विवेकशील नहीं थे। यहां तो संपत्ति उसी के पास होगी ना जो कौन होगा, जो योग्य होगा, विवेकशील होगा, शाना होगा, उसके पास तो संपत्ति होगी, बाकी के पास है नहीं होगी। तो इससे क्या हुआ, समाज में दो वर्ग बन गए अजीब प्रकार के, एक अमीर हो गए और दूसरे गरीब हो गए। अमीर थे वो कौन थे, पूंजीपति, और जो गरीब थे वो सर्वहारा थे। तो इस उदारवाद की वजह से बाकी तो सारे काम अच्छे हुए, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में गड़बड़ हो गई, अमीरी और क्या आ गई, गरीबी आ गई। एक तरफ कुछ ही पूंजीपति थे, हम मानते हैं कि एक बार जब फैक्ट्री लगी थी ना, तो उसमें हो सकता है वो पूंजीपति ज्यादा योग्य था, लेकिन हमें पता है कि जब एक बार रुपया आ जाता है तो उसके पास ढेर लगना, इसके बाद बिना योग्यता के पैसा आता जाता है उसके पास, वो प्रयास नहीं करता, लोग उसके लिए कमाते रहते। फिर उसके मरते ही वो संपत्ति किसके पास जाती है, उसके बेटे में इतनी योग्यता थी, उसके बेटे और बेटी में कि उसके घर में पैदा हुए थे। अब ये बताओ, अंबानी के बेटे बेटे उनमें क्या योग्यता है, इतनी योग्यता है कि उसके घर में पैदा, अगर हम वहां पैदा होते तो हम भी क्या होते, बाकी उनकी कोई योग्यता नहीं है। अंबानी बना बनाया सारा साम्राज्य किसको सौंप देगा, हम उनके लिए काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अगली पीढ़ी को जोर नहीं आता, उन्होंने कहा कि योग्यता एक पीढ़ी की समझ में आती है, बार बार योग्यता क्या हो रही है, तो अगली पीढ़ियों के पास जो पैसा है, जो धन है, क्या वो योग्यता से कमाया गया, क्या वो योग्यता नहीं कमाया गया। तो मैंने ऐसे करके और समाज विभाजित हो गया। तो उदारवाद ने बाकी गड़बड़ अच्छी काम की, लेकिन गड़बड़ कौन से क्षेत्र में हो गई, अमीरी और गरीबी आ गई। तब ब्रिटेन जैसे देशों में, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में जनता दो भागों में बट रही, एक तरफ कुछ थोड़े से पूंजीपति हो गए और एक गरीबी का माहौल दलदल हो गया। लाखों करोड़ों मजदूर है वो भूख मरा करते थे, और पूंजीपति की कोशिश थी कि इनका शोषण ज्यादा से ज्यादा कर। तब फिर इस उदारवाद का कौन से क्षेत्र में विरोध हुआ, बाकी क्षेत्रों में इतना भारी विरोध नहीं हुआ जितना किस क्षेत्र में हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में इसका विरोध शुरू हो गया। आर्थिक क्षेत्र में इसका जो विरोध किया वो किसने किया, मार्क्सवाद ने किया। और मार्क्सवाद ने कहा कि इस संसार में अगर सुख लाना है तो किसको समाप्त करना पड़ेगा, पूंजीवाद को समाप्त करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो उदारवादी आए हैं ये कहते हैं कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, हमने राज्य को क्या कर दिया है, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन धर्म है तो सही, निरपेक्ष ही तो है, धर्म तो है। इसने कहा इस धर्म को तो खत्म करो, ठीक है, इसको खत्म ही कर दो। एक धर्म विरोधी होता है, धर्म धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति धार्मिक तो होता है, लेकिन सब धर्मों को क्या मानता है,
बराबर मानता है, लेकिन धर्म तो फिर भी होता ही है, सबका धर्म होता है, लेकिन धर्म को खत्म करो। तो ये कहता है ये सिर्फ सलावा है, ये धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है। चलो एक तो धर्मनिरपेक्षता लाई, उदारवाद एक और चीज क्या लाया, इसने जनता से कहा कि देखो कितना अच्छी व्यवस्था है, उदारवाद, हम लोकतंत्र लेके आए हैं, लोग अपनी सरकार खुद बनाते हैं। पहले राजा बनता था और पीढ़ियों तक उसी के पोते पोती बनते रहते थे। हम देखो कितनी अच्छी व्यवस्था लाए, आप चाहो तो किसी भी प्रधानमंत्री को हटा, ये बोला क्या फर्क पड़ता है, प्रधानमंत्री एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, होता किसका है, वो पूंजीपतियों का होता है, वो पैसे देते हैं, और राजनीतिक लोग चंदा देते हैं, उनके लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। गरीब तो सिर्फ वोट देता है, बाद में जब कोई बन जाता है तो नीतियां किसके समर्थन में बनती है, पूंजीपतियों के समर्थन में बनती है। ये तो हमने देखा, हमारे लोकतंत्र के भी ये हालात है। तो मार्क्सवाद ने फिर किसका विरोध शुरू किया, पूंजीवाद का, और इसने कहा कि जब तक सुख नहीं, तब तक नहीं आएगा जब तक इस पूंजीवाद पूंजीपतियों को मार दो और संपत्ति का क्या कर दो, समान बंटवारा कर दो, और उद्योगों पे कब्जा किसका हो जाएगा बताओ, सरोकारा का हो जाएगा, और फिर इस समाज में सुख है आ जाएगा। जैसे ये चर्चा चली ना, मार्क्सवाद ने कहा कि पूंजीपतियों को मार दो, तो पूंजीपतियों के यहाँ हालत टाइट हो गई। तब मार्क्स बोला कि अगर यूरोप के पूंजीपति कांपते हैं तो उनको कांपने दो, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरा। तब इन पूंजीपतियों को लगा कि मजदूर संख्या में ज्यादा है, पढ़े लिखे कम है, इनको बरगलाया भी जा सकता है। हमने कुछ दिन तो हो गए, 150-150 साल हो गए इनका शोषण करते हुए, और ज्यादा शोषण नहीं करवाएंगे। तब फिर इनका कहा इनको कैसे न कैसे जा पड़ते हैं। तब है ना उदारवाद का रूप बदल दिया इन्होंने, किसके डर से, मार्क्सवाद के डर से। किसका रूप, उदारवाद का रूप बदल दिया। उदारवाद का रूप बदल के इन्होंने कहा कि अब हम जो मजदूर गरीब हैं उनको हम वोट के साथ साथ क्या देंगे, रोटी देंगे, उनको हम क्या देंगे, शिक्षा देंगे, उनको हम अब रोजगार के और अच्छे अवसर देंगे, उनको अब हम स्वास्थ्य देंगे। तो उदारवादियों ने अपना चेहरा बदल लिया, और चेहरा बदल लिया तो एक हो गया पुराने वाला उदारवाद और एक हो गया नए वाला उदारवाद। तो जो पुराना उदारवाद जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जो कि पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था, अमीरी और गरीबी के बीच में विभाजन पैदा कर रहा था, योग्यता पे, स्वतंत्रता पे, विवेकशीलता पे बल दे रहा था, वो तो था पुराने वाला। उसने कहा राज्य का काम सिर्फ सुरक्षा करना है, बाकी काम योग्य होगा तो जिंदा रह जाएगा, अयोग्य है वो मर जाएगा, सबको स्वतंत्र छोड़ दो। तो खुले समाज में हमने भी देखा, वो जंगल में भी तो ऐसा ही होता है, सबको स्वतंत्र होते हैं। तो खरगोश कमजोर है तो मर जाएगा, और शेर ताकतवर तो जिंदा रह जाएगा। तो ये तो वो नियम था उदारवाद में। तो उसका फिर मार्क्स ने विरोध किया, तो उदारवाद ने अपना चेहरा बदल लिया कि हम बर्बाद नहीं हो जाए। तब फिर कौन सा उदारवाद आया, हम कहते हैं फिर पुराने वाला चला गया, और कौन सा आ गया, इसने फिर गरीब को रोटी का, शिक्षा का, रोजगार का, और क्या का वादा किया, स्वास्थ्य का वादा किया। तब हम कहते हैं आधुनिक उदारवाद आया। फिर इसके लिए पैसा कहां से आएगा आप बताओ, पूंजीपतियों से लेना पड़ेगा, है उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा, और वो टैक्स लगा के पैसा किसको देना पड़ेगा, गरीबों को देना पड़ेगा। तो उस पैसे का पुनर्वितरण करना पड़ेगा। एक तो होता है वितरण और एक होता है पुनर्वितरण करना पड़ेगा। योग्यता के आधार पर वितरण हुआ था, अब उससे लेके और दूसरों को बांटना पड़ेगा, पुनर्वितरण करेगा, और पुनर्वितरण करना पड़ेगा तो राज्य को कैसा बनाना पड़ेगा, कल्याणकारी बनाना पड़ेगा। तो ऐसा आधुनिक उदारवाद आया जिसने पुनर्वितरण और कल्याणकारी राज्य के ऊपर बल दिया। अब पुराने वाला उदारवाद क्या किया करता था, ये तो कहा था वितरण करो, पुनर्वितरण मत करो। वितरण किस आधार पे करो, कोई जो योग्य होगा वो ले जाएगा, अयोग्य वो रह जाएगा। ये है वितरण का तरीका। उनका वितरण से काम नहीं चलेगा, साथ साथ क्या करना पड़ेगा, पुनर्वितरण भी करना पड़ेगा। तो वो था परंपरागत उदारवाद। और ये आया फिर, ये आया लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इसने फिर कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा दिया। अब ये सारा चल ही रहा था। देखिए अब हमारे पास दो कंसेप्ट हो गए। एक हो गया जो कि पहले इसका नाम उदारवाद था, फिर एक दूसरा टाइप का उदारवाद और आ गया। तो हमें अब कितने नाम देने पड़ेंगे, दो, एक पुराने वाला और एक नए वाला। अब पुराने वाले को आप क्या बोलते हैं बताओ, परंपरागत बोलते हैं, क्लासिकल बोलते हैं। एक है परंपरागत उदारवाद,
इसमें सुधार करने के लिए इन्होंने मरने से बचने के लिए अपना रूप बदल लिया। तब कौन सा उदारवाद आया? आधुनिक उदारवाद आया। परंपरागत उदारवाद कहा करता था कि व्यक्ति क्या है? विवेकशील है, इसलिए उसको क्या छोड़ दो? स्वतंत्र छोड़ दो। इसने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में उसको स्वतंत्र छोड़ दो, हर जगह किसको बढ़ावा दो? योग्यता को। आर्थिक क्षेत्र में क्या ये एस शेप का जो संबंध है ना, लेस इज फेयर। व्यक्ति शाना है, इसलिए उसको क्या छोड़ दो? खुला छोड़ दो। उसको धार्मिक रूढ़ियों में, सामाजिक रूढ़ियों में, राज्य की रूढ़ियों में और बांधने की जरूरत है नहीं। किस पे बल दो? कोई भी चीज अगर आपको बांटनी है, वितरण करना है, तो किस आधार पे करो आप? योग्य, ज्यादा योग्य उसको ज्यादा दो, कम योग्य उसको कम दो। योग्यता के आधार पे वितरण करो। और राज्य आर्थिक मामलों में क्या करेगा? हस्तक्षेप का कार्य है। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीपतियों के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। पूंजीपति अपनी योग्यता से अगर खरबों रुपए कमाता है तो राज्य उस पर टैक्स है। राज्य इतना ही टैक्स लगाएगा जितना पुलिस और मिलिट्री का खर्चा होता है, उससे ज्यादा टैक्स है नहीं लगाएगा। तो ऐसा राज्य जो सिर्फ सुरक्षा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रात्रि प्रहरी राज्य। तो आप इसे कितना ले सकते हो इन पूंजीपतियों से? सिर्फ सुरक्षा का पैसा ले सकते हो कि हमें रखना है क्या? गार्ड रखना है, आपकी सुरक्षा का उतना पैसा दे दो। अब आ गया कौन सा? आधुनिक। इससे क्या हुआ? इस पे बल देने की वजह से समाज में बाहरी रूप से आर्थिक असमानता पैदा हुई। आर्थिक खाई बहुत चौड़ी हो गई, गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी हो गई। तब उसमें सुधार करने के लिए क्या आया? आर्थिक उदारवाद आया। ये आर्थिक उदारवाद है तो इसने कहा व्यक्ति क्या है? विवेकशील है। वो क्या है? लेकिन स्वतंत्र से काम नहीं चलेगा। अब ये तो ठीक है कि हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं कि व्यक्ति क्या होता है? विवेकशील। लेकिन अब स्वतंत्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब उसको क्या करना पड़ेगा? समानता लानी पड़ेगी। इनका कौन सी समानता? राजनीतिक रूप से तो समान है, धार्मिक रूप से भी समान है। मेन कौन सी समानता है? थोड़ी बहुत आर्थिक समानता भी, पूर्ण आर्थिक समानता नहीं, वो तो मार्क्सवादी लाते हैं। थोड़ी बहुत आर्थिक समानता लानी पड़ेगी। तो इन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ काय पे बल दिया? समानता पे। इन्होंने कहा कि योग्यता है, बिल्कुल ये भी जरूरी है, लेकिन जो गरीब है उनकी क्या देखी जाए? आवश्यकताएं पे देखो। तो इन्होंने योग्यता के साथ साथ काय पे बल दिया? आवश्यकता के ऊपर बल दिया। अब बताओ हस्तक्षेप की बजाय इन्होंने क्या कहा? थोड़ा बहुत क्या करो? हस्तक्षेप करो। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं युक्ति युक्त या तार्किक। जब पच जाए ना इतना हस्तक्षेप करो। टैक्स तो लगाओ लेकिन पचना भी तो चाहिए। ये नहीं है कि एक पूंजीपति ने 100 रुपए कमाई, बोले तेरे 99 रुपए तेरे पे क्या लगेगा? टैक्स। उस पे करो 20-30 रुपए लगा दो। तो तार्किक हस्तक्षेप करो, हस्तक्षेप खुला मत छोड़ो उसको। तार्किक हस्तक्षेप या युक्ति युक्त हस्तक्षेप करो। अब इस युक्ति युक्त हस्तक्षेप से जो पैसा आएगा, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप किया, पूंजीपति पे आपने टैक्स लगाया, उस टैक्स से आप क्या करोगे बताओ? कल्याणकारी गतिविधियां करोगे आप। तो अब आपका राज्य रात्रि प्रहरी के साथ साथ और क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। और अब आप कल्याणकारी राज्य की एक शर्त होती है कि इसमें क्या चलता है? पुनर्वितरण। पुनर्वितरण क्या होता है बताओ? आप बताओ। रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले पूंजीपतियों ने पैसा कमाया अपनी योग्यता से, आपने उस पर टैक्स लगा के लोगों में बांट दिया, तो वितरण किया, पुनर्वितरण किया। कमाए हुए पैसे का लेके आपने दूसरा बांटा, पुनर्वितरण किया। तो ये है आधुनिक उदारवाद। अब हम उन विचारकों को समझ लेते हैं जो परंपरागत उदारवादी थे और जो आधुनिक उदारवादी। देखिए इसकी जो शुरुआत होती है परंपरागत उदारवाद की, उसकी शुरुआत हम कहते हैं या तो उदारवाद, पहले इसको नाम उदारवाद ही था, लेकिन इसका नाम परंपरागत क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? एक आधुनिक आ गया। तब इसका पिता कौन था? जॉन लोक था। जॉन लोक बोला व्यक्ति कितनी भी संपत्ति कमा सकता है बशर्ते उसमें क्या मिलाए? वो अपना श्रम मिलाए। तो आप अपने श्रम से, अपनी योग्यता से कितनी भी संपत्ति कमा सकते हैं, कितनी भी कमाओ आप। जॉन लोक। फिर ऐसी ही चर्चा की हर्बर्ट स्पेंसर ने।
हर्बर्ट स्पेंसर बड़ी जोरदार बात बोला, आगे तो और डिटेल चर्चा करेंगे। ये बोलता कि आपने एक डार्विन का नाम सुना है कभी? डार्विन आप पढ़ोगे, साइंस है ना आपके, आपको डार्विन का थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेमार्क और डार्विन इनकी थ्योरी। डार्विन का एक सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन आपको पता है किसती लेके निकला, ये पता करने के लिए कि दुनिया पैदा कैसे हुई थी, बहुत सारी प्रजातियां गायब क्यों हो गई, वो डायनासोर कहां चले गए, बड़े बड़े जीव कहां चले गए। तो उसने खोजा सर्वाइवल द फिटेस्ट। वही व्यक्ति सर्वाइव कर पाते हैं जो फिट होते हैं, जो फिट नहीं होते उनको प्रकृति स्वीकार है। तो ये डायनासोर ये गायब क्यों हो गए, क्योंकि प्रकृति के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं थे। अब ये पिद की चिड़ी गायब क्यों हो गई, जो चींची करती थी, अपनी दादी रोटी डालती तो आती थी, बताओ क्यों? क्योंकि ये सर्वाइव है, क्योंकि बदलते पर्यावरण में फिट नहीं बैठ पाई। कबूतर जिंदा क्यों है आज भी, तो फिट हो गए। आप उनको कितना भी जहरीला दाना डालो वो आज भी पचा जाते, वो चिड़िया पचा नहीं पाई। हम जिंदा क्यों है, क्योंकि हमारी आंतें ऐसी है कि जहर को पचा लेती है। तो ये जो बड़ा रेडिएशन आया, ये जहर आया ना, चिड़िया तो खत्म हो गई लेकिन हम खत्म नहीं हुए, कबूतर खत्म नहीं हुए। तो वही जिंदा रहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है जो सर्वाइव है, जो फिट रहते हैं वही सर्वाइव करेंगे। योग्यतम की उत्तरजीविता, वही जीवित रहेंगे जो योग्य होंगे। तो ये बोला राजनीतिक समाज में तो ये होना चाहिए, वही लोग जिंदा रहने चाहिए जो कौन होते हैं, योग्य। तो राज्य का काम लोगों को जिंदा रखना नहीं है, जिंदा अपने आप ही रहेंगे जो योग्य होंगे, बाकी को मरने दो। तो राज्य कोई कल्याणकारी काम है नहीं करेगा, खुला छोड़ दो लोगों को, जैसे जंगल में रहते हैं लोग। हर्बर्ट स्पेंसर। फिर आ गया, ऐसी ही बातें करता है थॉमस पेन, ये अमेरिका का था, थॉमस पेन। फिर ये जो जितने भी अमेरिकन के लोगों को जानते हैं आप, जो स्वतंत्रता संग्राम में थे वाशिंगटन के साथ, चाहे जेफरसन था, चाहे वो एडम्स था, चाहे वो हैमिल्टन था, चाहे मेडिसन था, ये सारे के सारे कौन है, परंपरागत उदारवादी। ऐसे ही उदारवादियों में हम एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं जो कि फ्रांस का था, डी टोकविल। याद नाम सुना ना, डी टोकविल। फिर एक ऐसा एक व्यक्ति है लॉर्ड एक्टन, नाम याद है, दो नाम याद रख लो, लॉर्ड हर्बर्ट है। फिर ऐसे ही परंपरागत उदारवाद यानी स्वतंत्रता और विवेकशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक और सिद्धांत आ गया इस उदारवाद को सही ठहराने के लिए, वो था उपयोगितावाद। इसका बेटा है, वो अपने बाप में सुधार करने के लिए आया था, वो है उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, वो है इसी से निकला हुआ, इसका पार्ट है वो। तो आया बेंथम और जेएस मिल। तो ये सारे, और फिर कुछ अर्थशास्त्री है इस क्षेत्र के, एडम स्मिथ है, ये स्कॉटलैंड के हैं सारे, ब्रिटेन के। एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है और माल्थस। ये बहुत ही तीन बड़े अर्थशास्त्री हैं। इन अर्थशास्त्रियों को हम परंपरागत अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। परंपरागत अर्थशास्त्री हैं जो स्वतंत्रता पर बल देते हैं कि राज्य कुछ नहीं करेगा पूंजीपतियों के मामले में, हर चीज किसके हवाले कर दो, बाजार के हवाले कर दो। अब आपको ये पता है कि बाजार के हवाले होना, सरकार के हवाले होना, दो चीजें होती है। आप धीरे धीरे देखोगे कि बसें किसके हवाले कर दी जाएगी, बाजार के हवाले। बहुत सारी रोडवेज बसें बंद कर दी गई, उनकी कौन सी बसें आ गई है, लोक परिवहन आ गई है। तो अब सरकार हाथ खींच लेगी, हर चीज है बाजार के हवाले, ये बाजार के हवाले ये होता है। अब ये बताओ, ये जितना भी अपने संचार का काम है किसके हवाले है, बाजार के हवाले। बाजार में कंपटीशन होता है, एक तरफ अंबानी है, इसकी रिलायंस जियो है, एक तरफ भारतीय परिवार वाला ये एयरटेल है, ये आपस में कंपटीशन करेंगे, लोगों को जो पसंद है वो ले लेंगे, इनमें कंपटीशन होगा, कुछ बर्बाद हो जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे, फिर एक ही मोनोपोली हो जाएगी, वो शोषण है। ये बाजार होता है, बाजार मांग और पूर्ति के हिसाब से चलता है, राज्य उसके संचालन है। अब ये अभी तो राज्य कर क्या रहा है, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए ना इसके एयरटेल के इनके रेट नहीं बढ़े, जियो के जैसे ही ना धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि रेट क्या करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब राज्य बाजार में क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा ना, तब इनके रेट बढ़ेंगे। अभी हस्तक्षेप कर रहा है इसलिए गड़बड़ आ रही है थोड़ी सी। अब देखा बहुत महंगे हो जाएगा डाटा अपने हो जाएंगे, वही गए 700 रुपए कर दिया, शायद 500 का डाटा। हाँ 25% 30% से लांग लगे। चलिए इसको छोड़ते हैं, अब हम मुद्दे पे आते हैं, परंपरागत है उदारवाद। मैंने 3 अर्थशास्त्री कराया आपको, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, और ये इनके आसपास के हैं, हर लोग वो के सब एक साथ काल के ही हैं सारे। ये बात है 16वीं और 17वीं सदी की, 1688 में हुआ था जॉन लॉक, उसके बाद के हैं ये सारे। तो ये 17वीं 18वीं शताब्दी परंपरागत उदारवाद है। फिर आया आधुनिक उदारवाद आया।
इसने कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा दिया। अरे मेरे भाई यार थोड़ा इंतजार कर ले यार, दोस्त है ना। आधुनिक उदारवाद आया, इसको बढ़ावा दिया लोस्की ने। इसको बढ़ावा दिया मेकाइवर का नाम सुना है आपने? मेकाइवर और पेज आप उसमें सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसको बढ़ावा दिया टोनी ने, इसको बढ़ावा दिया होबहाउस ने। इन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया आधुनिक उदारवाद को। और एक अर्थशास्त्री था, उसने भी इसको बढ़ावा दिया, वो था कीन्स। ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये किसकी सिफारिश पे बना हुआ है? कीन्स की सिफारिश पे बना हुआ है। और ये आधुनिक उदारवाद 1930 की आर्थिक मंदी के बाद आया। 1929 और 30 में बहुत भारी आर्थिक मंदी आई थी, उसको महामंदी बोलते हैं। पूरा संसार उसकी चपेट में आया था। और उसी आर्थिक मंदी की वजह से पनपा था हिटलर, क्योंकि जर्मनी भूख मर गया था। तब जर्मन वासियों को रोटी का वादा, डबल रोटी का वादा करके सत्ता में कौन आया था? हिटलर आया कि मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा, गरिमा भी दूंगा। तब हिटलर आया था भूख मरते हुए जर्मनी के अंदर। ये 1929 और 30 के बाद आया ज्यादातर आधुनिक है, क्योंकि लोग भूखे मरने लगे तो उनको रोटी देनी पड़ेगी, तो कौन सा राज्य आएगा? अब हालांकि जो कल्याणकारी राज्य है उसकी शुरुआत थोड़ी सी चर्चा शुरू कर दी थी किसने? जे.एस. मिल ने कर दी थी। लेकिन इसके बाद अच्छी जो चर्चा शुरू की वो की टी.एस. ग्रीन ने। इन सबसे पहले ग्रीन आया था। ग्रीन ने कहा कि राज्य को 3 काम तो करने ही होंगे। एक व्यक्ति के, वो कहता है ग्रीन, अच्छे होने में 3 प्रकार की बाधा है। एक व्यक्ति अच्छा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो गरीब है। इसलिए गरीब है ना, तो बहुत सारे उसको बुरे काम भी करने पड़ते हैं। हालांकि वो अच्छा होना चाहता है, नैतिक रूप से बढ़िया बनना चाहता है, सच बोलना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन गरीब है तो करे क्या? तो कई बार वो पेट भरने के लिए क्या बोल जाता है? झूठ बोल जाता है। तो ये तो उसकी गरीबी दूर करनी पड़ेगी। दूसरा, उसको पता ही नहीं अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, क्योंकि वो अशिक्षित है, उसको क्या देनी पड़ेगी? शिक्षा। तीसरा क्या है कि ये मजदूर है ना, ये गरीबी शराब बहुत पीते हैं, तो राज्य को क्या छुड़ानी पड़ेगी इनसे? शराब। तो राज्य को एक व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए कितने काम करने पड़ेंगे? 3 काम करने पड़ेंगे। उसको गरीबी से निकालना पड़ेगा, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी और उसको शराब छुड़ानी पड़ेगी। तो उसने राज्य को कितने काम दे दिए? 3 काम। इससे पहले राज्य जनता के लिए काम नहीं करता था, तो एक ही काम करता था, उनकी रक्षा किया करता था, उनको न्याय दिया करता था, कल्याण है। तो टी.एस. ग्रीन था, उसने कल्याणकारी राज्य और किसकी शुरुआत कर दी? आधुनिक उदारवाद की शुरुआत कर दी। अब ये चल रहा था कौन सा? आधुनिक उदारवाद। तो टी.एस. ग्रीन कह के गया था कि इनको गरीबी से मुक्त कराओ, इनको शिक्षा दो, इनको शराबखोरी से मुक्त कराओ। तो फिर कुछ लोग बोले ये नहीं, कुछ थोड़ा सा और करो, हमें ना बेरोजगारी भत्ता दे दो, क्योंकि हम रोजगार में नहीं। फिर बूढ़े बोले नहीं ऐसे मत करो, हमें क्या दे दो? वृद्धावस्था पेंशन दे दो। फिर कुछ बोले नहीं ऐसे मत करो, हमें फ्री में क्या दे दो? दवाइयां दे दो। फिर कुछ ने कहा हमें फ्री में घर दे दो। फिर ने थोड़ा सा दो, फ्री में अनाज दे दो। अब राज्य क्या करने लगा? हर चीज में ही क्या करने लगा? हस्तक्षेप। पूंजीपतियों ने कहा मारेगा क्या तू? ये तो धीरे धीरे लोगों की मांगे बढ़ती जा रही है। किसका विस्तार हो रहा है? कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। आदमी में निकम्मापन आ रहा है और कल्याण के नाम के ऊपर नौकरशाही हावी हो रही है। वो कहता है दो पैसा, वो पूंजीपति को धमकाते। पूंजीपति क्यों? कि हमें कल्याण करना है, तो उनसे पैसा लेके खुद के जेब में किसका कल्याण कर रहे थे? खुद का कल्याण। नौकरशाही बहुत ज्यादा हावी हो गई। अब पूंजीपति टैक्स दे रहे हैं, जनता का कल्याण नहीं हो रहा, और बीच में कौन मजे कर रहा है? नौकरशाही मजा कर रही है, ये मजे कर रहे हैं। तो फिर है ना विरोध शुरू हुआ किसका? नौकरशाही का। क्योंकि नौकरशाही कौन सी गतिविधियां करती है? कल्याणकारी गतिविधि नौकरशाही तो करती है। ये फ्री में दवाइयां बांटती है, ये डॉक्टर जो फ्री में इलाज करते हैं, ये मास्टर जो फ्री में स्कूलों में पढ़ाते हैं, तनख्वाह तो लेते हैं। तनख्वाह कहां से आती है? पूंजीपतियों के यहां से आती है। अब ये क्या करते थे? ये हम कल्याण करें, जाके मेरे जैसे लोग स्कूल में सो जाते थे, तो कल्याण थोड़ी कर रहे हैं। किसका कल्याण कर रहे हैं? पैसा पूरा ले रहे हैं लेकिन कल्याण नहीं कर रहे। तो राज्य की गली में आ गई नौकरशाही। पैसा खर्च हो रहा है, पूंजीपति बर्बाद हो रहे हैं, राज्य का खजाना खाली है, लेकिन लोगों का कल्याण नहीं हो रहा। बीच में कौन बैठी है? नौकरशाही। वो हर बार बजट बढ़ा लेती कि हम कल्याण कर रहे हैं, कल्याण हो कहां रहा है? तब कई लोगों ने कहा, ये निष्केंदन और ऐसे कुछ लोग आए जिनकी आज हम चर्चा नहीं करेंगे, इन्होंने कहा कि इसका इलाज करते हैं। इलाज करते हैं तो एक नई प्रवृत्ति आई
राज्य कौन सी गतिविधियां ज्यादा करने लग गया? कल्याणकारी। कल्याणकारी गतिविधियां जितनी ज्यादा होगी तो हस्तक्षेप उतना ही ज्यादा होगा। हस्तक्षेप और कल्याणकारी गतिविधियों का काम कौन करेगी? नौकरशाही करेगी। नौकरशाही करेगी मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली कौन हो गया? राज्य तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब तब फिर एक व्यक्ति आगे आया, FA, उसने दो व्यक्तियों को समझाया। एक तो अमेरिका का राष्ट्रपति था जिसका नाम था रोनाल्ड रीगन, और एक इसने समझाया ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी जिसको लोग महिला बोलते हैं, मार्गरेट थैचर। इन दोनों ने इस एक से राय ली कि क्या करें। एक निस्केनन और था, एक एंथनी डाउन्स और था, आपको पता है ना, निस्केनन, एंथनी डाउन्स। इन सब से पूछा कि क्या करें, तो ये हेक जैसे लोगों ने कहा कि एक इलाज है। ये बोले कि ना पैसा पता नहीं कहां जा रहा है, लोग गरीब के गरीब ही बैठे हैं, पूंजीपति भी रो रहे हैं, गरीब भी रो रहा है, राज्य हस्तक्षेप भी कर रहा है, लेकिन लोगों का कल्याण नहीं हो रहा। तो कल्याण किसका हो रहा है? तो हेक बोला कल्याण हो रहा है नौकरशाही का, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है, तो इसका इलाज करो। हेक जैसे लोगों ने समझाया किसको? रीगन को। तो हेक की बातें समझ में आई, रीगन और थैचर के, निस्केनन की बातें समझ में आई, एंथनी डाउन्स की बातें समझ में आई। तब फिर रीगनवाद आया और क्या आया? थैचरवाद आया, हेकवाद आया। इन्होंने कहा इसका कल्याण करो, पहले तो इसको हटाओ। किसको? नौकरशाही को। तो इन्होंने कहा कि पढ़ाने का काम ठेके पे दे दो और प्राइवेट स्कूलों को सौंप दो, तुम पढ़ाओगे। अब हमारा काम पढ़ाना नहीं है, राज्य काम रक्षा करना होता है, पढ़ाना लिखाना स्वस्थ करना नहीं होता। धीरे धीरे हेक के कहने से रीगन और थैचर ने कौन सी गतिविधियां बंद कर दी? कल्याणकारी। भर्तियां बंद कर दी। अब कोई शिक्षक की भर्ती नहीं होगी सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल बंद, बेच दो या ठेके पे दे दो। सरकारी हॉस्पिटल बंद, इनको बेच दो और ठेके पे दे दो। रोडवेज की बसें बेच दो, रेलवे बेच दो, सारा कुछ बेच दो, या तो ठेके पे दे दो या बेच दो, और या उसका प्राइवेटाइजेशन कर दो। तो धीरे धीरे निजीकरण दोबारा आया, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हुआ, चीजें ठेके पे दी गई और नौकरशाही का आकार क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया। तो अब हम कहते हैं कि एक आया नव उदारवाद। ये वैसा ही था कि अब राज्य सिर्फ एक ही काम करेगा, किसका? सुरक्षा का, बाकी काम है नहीं करेगा। ये किसने कहा? हेक, निस्केनन, एंथनी डाउन्स जैसे लोगों ने कहा। तब कल्याणकारी राज्य का आकार मोटा हो गया था, तो उस आकार को, नौकरशाही को छोटा करने के लिए नव। अब ये बोला कि राज्य सिर्फ रक्षा करेगा, कल्याण नहीं करेगा। लोगों को खुला छोड़ दो, बाजार के हवाले कर दो, जो योग्य होगा वो कमा लेगा, बाकी मरते हैं तो मरने दो। बताओ वापिस क्या आ गया? बदले हुए रूप में वापिस कौन आया? परंपरागत उदारवाद बदले हुए रूप में फिर आ गया। ये बात है 1980 और 90 के बीच की। ये पहले ब्रिटेन में हुआ और फिर अमेरिका में हुआ, और 1990 के बाद जैसे यूएसएसआर का अंत हुआ, ये पूरे संसार में फैल गया। क्या चीज? रीगनवाद और थैचरवाद। अपने यहां भी आ गए। अपने यहां कौन आए? मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री आए, और प्रधानमंत्री के रूप में आए PV नरसिम्हा राव। तो ये रीगनवाद, थैचरवाद, निजीकरण, भूमंडलीकरण कहां गया? अपने यहां भी आ गया। तो ये है नव उदारवाद। अब ये नव उदारवाद है बेटा किसका है बताओ? परंपरावाद का नहीं, परंपरागत उदारवाद का, पुराने वाले उदारवाद का ये बेटा है। उसने ये रूप ग्रहण कर लिया। अब इसको बढ़ावा किसने दिया? हेक ने दिया, रॉबर्ट नोजिक ने दिया, बर्लिन ने दिया, और ये इसका मूरे रोथबार्ड था उसने दिया, और एक फ्रीडमैन का बार बार पढ़ते हो, मिल्टन फ्रीडमैन। दो नाम तो याद कर लो, हेक और नोजिक। बर्लिन याद रहता है, हेक, नोजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, इन सब लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। किसको? नव उदारवाद को। अब फिर वो गड़बड़ हो गई, अब राज्य फिर हाथ खींच लिया, अब वापस वही परिस्थिति आ गई। लोग क्या मरने लगे? भूखे मरने लगे। भूखे मरने लगे तो फिर इनके विरोध में कुछ लोग फिर आगे आए। इनके विरोध में जो आगे आए उनको कहते हैं हम उदार समतावादी। अब ये सारे फिर
किस पे बल दे रहे हैं? जो नव उदारवादी हैं ये सारे फिर बल दे रहे हैं काय के ऊपर? स्वतंत्रता के ऊपर। और उन्होंने स्वतंत्रता पे इतना बल दिया कि इनको ऊपर स्वेच्छा तंत्रवादी बोलते हैं। स्वेच्छा, लिबर्टेरियनिज्म। इनको ये जो मैंने नाम बताया ना, नोजिक, बर्लिन, मुरे रोथबार्ड, फ्रीडमैन और हेयक, इनको अपन नव उदारवादी नहीं कह के इनको बोलते हैं स्वेच्छा तंत्रवादी। तो स्वेच्छा तंत्रवादी किसके बेटे हैं? कौन से उदारवाद के? पुराने वाले उदार, लोक वाले उदारवाद के बेटे हैं ये। अब इनका भी विरोध हुआ कि अगर आपने सारी चीजों से हाथ वापस खींच लिया तो जनता तो भूख मर जाएगी, तो उसका इलाज करो। इलाज करो तो इनका विरोध करने के लिए कौन आए? उदार समतावादी। उदार समतावादी स्वतंत्रता के साथ साथ किस पे बल देते हैं? समानता पे। ये कहते हैं हस्तक्षेप करना पड़ेगा, पुनर्वितरण करना पड़ेगा, कल्याणकारी राज्य को तो जिंदा रखना ही पड़ेगा। तो ये कल्याणकारी राज्य का स्वेच्छा तंत्रवादी उसको खत्म करना चाहते हैं, उदार समतावादी उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो ये दो समकालीन रूप है किसके? उदारवाद के, जो वर्तमान में चल रहे हैं। दोनों विपरीत धाराएं एक दूसरे की, एक तरफ स्वेच्छा तंत्रवाद है, दूसरी तरफ उदार समतावाद है। अब कौन कौन, अभी दोबारा फिर चर्चा कर लेंगे। उदार समतावादियों में जो पहला व्यक्ति है वो है जॉन रोस। ये ऐसे व्यक्तियों में है सीबी मैकफर्सन, इसकी बार बार चर्चा करते हैं। अपने यहां है अमर्त्य सेन, जो कल्याणकारी राज्य के समर्थक है। और ऐसे ही व्यक्तियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम है डवोरकिन। ऐसे व्यक्तियों में ब्रूस एक्करमन। इतनी याद, 4 नाम याद करते हैं, जॉन रोस, मैकफर्सन, अमर्त्य सेन और डवोरकिन। ये कौन है? उदार। ये कैसे राज्य के समर्थक? आप बताओ। कल्याणकारी राज्य के समर्थक है। अब ये तो उदार समतावादी किसके बेटे हैं? आधुनिक उदारवाद के बेटे। अब हमारे पास उदारवाद के कितने रूप हैं? 4 रूप। अब आप बता सकते हो ये कौन से? जॉन रॉस, मैकफर्सन, अमर्त्य सेन और डवोरकिन, ये है उदार समतावादी, जो समानता पे, कल्याण पे, पुनर्वितरण के ऊपर बल देते हैं। जबकि ये इसका विरोध करते हैं नोजिक, बर्लिन, मुरे रोथबार्ड, फ्रीडमैन और हेयक जैसे, निस्केन, एंथनी डाउन्स जैसे लोग। अब इस चीजों को मैं दोबारा दोहराता हूं। हमने शुरुआत की थी रूढ़िवाद से। रूढ़िवाद के खिलाफ आया उदारवाद। इस उदारवाद ने भी गड़बड़ की, तब उसमें सुधार करने के लिए कौन आया? आधुनिक उदारवाद आया। आधुनिक उदारवाद में ने ज्यादा कल्याणकारी गतिविधियां कर दी, तो वापिस हम कैसे हो गए? ये ऐसे हो गए, क्लासिकल, परंपरागत वाले हो गए। तो वर्तमान समय में परंपरागत उदारवाद का जो रूप है, जो आज भी चलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? स्वेच्छा तंत्रवाद बोलते हैं। इनकी विशेषताएं लगभग एक जैसी है। स्वेच्छा तंत्रवाद। ये जो नोजिक है ना, इसके विचार सेम है जो जॉन लोक के थे, सेम विचार है नोजिक के। हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। आधुनिक उदारवाद, इसके इनके जैसे मिलते हैं वो कौन है? उदार समतावादी। अब आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप इनको पहचानना सीख गए। परंपरागत उदारवादी, स्वेच्छा तंत्रवादी एक जैसे हैं। ये तो आज से लगभग 300 साल पहले हुए थे, और ये आज कब है? आज ही है। ये आज से थोड़े से पहले थे, 101 साल पहले थे, और ये आज भी है। अमर्त्य सेन तो आज भी जिंदा है। ठीक, अब आपको इनके भी थिंकर याद है, ये थिंकर याद है, ये याद है और ये याद। एक बात दोहराते हैं, सिंपल है। 2-3 परंपरागत उदारवादी जो 200-300 साल पहले हो चुके थे। जॉन लोक था, हर्बर्ट स्पेंसर था, थॉमस पेन था, इतने तो याद है। और छोड़ो, 3 याद कर लो। स्वेच्छा तंत्रवादी बताओ। हाँ, हेयक है, नोजिक है, बर्लिन है, फ्रीडमैन, धीरे धीरे याद हो जाएगा। आधुनिक उदारवादी टीएस ग्रीन है, लोस्की है, होबाउस है, मैकाइवर, टोनी जैसे लोग हैं। और ऐसे ही कौन है उदार? कौन? जॉन रोल्स है, अमर्त्य सेन और डवोरकिन जैसे लोग हैं। इतनी चीज समझ में आ गई बात। अब एक और विचारधारा कर लेते हैं। तो रूढ़िवाद था, रूढ़िवाद की खिलाफत करने के लिए आया उदारवाद।
और उदारवाद में जब समाज अमीर और गरीब में बंट गया, तब इसमें सुधार के लिए आया समाजवाद। अब ये समाजवाद है ना, इसकी थीम क्या है? समाजवाद कहता है कि स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है, वोट जरूरी नहीं है, जरूरी है वोट की बजाय रोटी, और स्वतंत्रता की बजाय जरूरी है आर्थिक समानता या समानता, ये कुछ भी कह लो। आर्थिक समानता ज्यादा जरूरी है, अमीरी गरीबी का भेद मिटाना ज्यादा जरूरी है, वोट की बजाय रोटी ज्यादा जरूरी है। उदारवाद स्वतंत्रता पे बल देता है, तो समाजवाद काय पे बल देता है? समानता पे बल देता है। उदारवाद लोकतंत्र पे कहता है, ये बता लोकतंत्र जरूरी नहीं है, रोटी पहले जरूरी है। तो ऐसे करके समाजवाद आया। उदारवाद कहता है कि पूंजी कैसी होनी चाहिए? निजी होनी चाहिए। निजी पूंजी जानते हो? प्राइवेट, हर चीज प्राइवेट होनी चाहिए, स्कूल हॉस्पिटल वगैरह सब प्राइवेट होनी चाहिए। ये कहता है कैसी होनी चाहिए? सार्वजनिक होनी चाहिए, सामाजिक, समाज के पास या सरकारी होनी चाहिए। तो ये है, ये पूंजी कहते हैं। पूंजी पे स्वामित्व किसका होना चाहिए? पूरे समाज का होना चाहिए। सड़कें, हॉस्पिटल, ये सारे पूरे समाज के होने चाहिए। अब सरकारी स्कूल है, ये किसका प्रतीक है? वो निजी पूंजी का या सामाजिक पूंजी का? ये समाजवाद का प्रतीक है। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये रेलवे हमारी, ये सब समाजवाद के प्रतीक होते हैं। तो ये कहते हैं कि सारी पूंजी समाज की है। ये कहते हैं पूंजी क्या होती है? निजी होती है। ऐसे करके कौन आया? समाजवाद आया, जो गरीबी और अमीरी का भेद मिटाने के लिए आया। इसने कल्याणकारी राज्य में समाजवाद में फर्क क्या होता है? इन दोनों के बीच में बैठा होता है कौन? कल्याणकारी राज्य। ये निजी पूंजी भी मानता है और पूंजी पे समाज का अस्तित्व भी मानता है। ये स्वतंत्रता को भी मानता है और ये समानता को भी मानता है। ये रात्रि प्रहरी राज्य को भी मानता है और ये कल्याणकारी राज्य को भी मानता है। ये कहते हैं कि कोई भी चीज का वितरण है वो किस आधार पे होना चाहिए? ये कहते हैं चीजों का वितरण आवश्यकता के आधार पे होना चाहिए। जिसको जितनी जरूरत है उतना दे दो। ये कहते नहीं नहीं, जो योग्य है उसको ज्यादा दो, अयोग्य को कम दो। ये कहते पढ़ा लिखा होगा उसको ज्यादा दो और अनपढ़ को कम दो। डॉक्टर को ज्यादा दो और नर्स को कम दो। ग्रेड फर्स्ट को ज्यादा दो और ग्रेड थर्ड को कम दो। ये कहते ऐसा मत करो। अगर ग्रेड थर्ड का व्यक्ति बूढ़ा है और ग्रेड फर्स्ट का व्यक्ति जवान है, तो ज्यादा आवश्यकताएं किसकी है? बूढ़े की। उसको दवाइयां लेनी है, ज्यादा किसको दो? उसको दो। तो ये आवश्यकता पे बल देते हैं और ये किस पे बल देते हैं? दोनों पे बल देते हैं। वो इनके बीच में जो बैठे हैं वो है आधुनिक उदारवादी या कल्याणकारी राज्य के जो समर्थक, उनको दोनों के बीच में बैठे होते हैं। तो उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, और उसका रूप है समाजवाद। अब आगे देखते हैं ये कैसे चलते हैं। ये इन पे बढ़ावा देते हैं। सीधा मिटा देते हैं। चलिए, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद से आया उदारवाद। उदारवाद से ये मान लो क्या आया? आधुनिक उदारवाद। और आधुनिक उदारवाद जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या बनता है? समाजवाद बनता है। ये पूंजी दोनों मानता है, निजी और सामाजिक। ये सिर्फ किसको मानता है? सामाजिक। ये योग्यता आवश्यकता दोनों को मानता है, स्वतंत्रता समानता दोनों को मानता है। ये सिर्फ किसको मानता है? एक को मानता है। तो ये जब उदारवाद सुधरता है तो आधुनिक उदारवाद बहुत ज्यादा सुधर जाता है तो क्या बन जाता है? अब ये समाजवाद दो तरीके का है। आपको पूंजी के ऊपर निजी स्वामित्व समाप्त करना है और पूंजी पे कैसा स्वामित्व लेके आना है? सार्वजनिक स्वामित्व लेके आना है। इसके दो तरीके हैं। एक तो उनसे छीन लो, मार के उनको, और सब में बांट दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, ऐसा मत करो, सरकार बनाओ ऐसी जो पूंजीपतियों पे ज्यादा टैक्स लगाएगी और टैक्स लेके सारा पैसा किसमें बांट देगी? गरीबों में। धीरे धीरे टैक्स बढ़ाती जाएगी, पूंजीपतियों को खत्म करती जाएगी और मजदूरों को आगे लगी। ये लोकतांत्रिक तरीके से भी किया जा सकता है। तो समाजवाद दो तरीके का है। एक को तो हम बोलते हैं मार्क्सवाद और एक को बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। उद्देश्य दोनों का ही एक है। पूंजी का क्या करना?
निजी पूंजी को समाप्त करके और पूंजी पे सार्वजनिक स्वामित्व करना। हर चीज जो प्राइवेट सेक्टर में है वो प्राइवेट व्यक्ति से लेके सरकारी कर देना, लेकिन तरीके दो हैं, एक तो उनको मार दो और दूसरा लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा करो। इंदिरा गांधी ने बैंक ले लिए 1969 के आसपास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उनमें एक बैंक था, वो था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा परिवार का था। एक था पंजाब नेशनल बैंक जो लाला परिवार का था, लाला लाजपत राय वाले परिवार का। इन दोनों को मारा था कि लाला परिवार को, टाटा परिवार को? नहीं, कानून बनाया कि ये सरकार गरीबों की है तो बैंक किसके हैं? गरीबों के। तो उनको ये एयरलाइंस थी टाटा की, वो भी ले ली उससे, ठीक है। तो ये कैसा किया उन्होंने? मार के नहीं किया। कौन से तरीके से किया? गरीबी हटाओ, मुझे वोट दो, मेरी सरकार बनाओ, मैं ऐसे कानून बनाऊंगी जो पूंजीपतियों की खिलाफत करेंगे और मजदूरों का हित करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कौन सा है? ये मार्क्सवाद, ये कार्ल मार्क्स क्या करता था कि ऐसे नहीं मानेंगे पूंजीपति, इनको तो मार दो, मार के इनकी संपत्ति पे क्या कर लो, सरकार कब्जा कर लेगी, मजदूर कब्जा कर लेंगे। तो ये दो तरीके हैं समाजवाद लाने के। एक्सट्रीम तरीका मार्क्सवाद है और एक तरीका सॉफ्ट सा तरीका कौन सा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब हमने ये कुछ क्या समझ ली है, विचारधाराएं समझ ली। अब हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा किसको? अब मैं बार बार बोलूंगा, इसका समर्थक ये है स्वेच्छातंत्रवादी। अब दो दो जोड़े में चलेंगे, दो दो तीन दिन के जोड़े में। अब जहां ये शब्द आएगा ना, परंपरागत उदारवादी, उनके साथ जुड़ा हुआ शब्द बताओ कौन सा आएगा? स्वेच्छातंत्रवादी। जहां शब्द आएगा आधुनिक उदारवादी, उनसे जुड़ा हुआ शब्द आएगा उदार समतावादी, और उन्हीं से जुड़ा हुआ शब्द थोड़ा सा आ जाएगा कई बार समाजवादी। अब उदारवाद और समाजवाद, इनके बीच में कौन बैठा है? आधुनिक उदारवाद। जब ये इस तरफ झुक जाता है तो अलग रूप लेता है, जब ये थोड़ा सा इस तरफ झुक जाता है तो रूप अलग हो जाता है। अब ये नहीं कितना हस्तक्षेप करे, ये फिक्स नहीं है। ये आधुनिक उदारवाद बढ़ता बढ़ता एक दिन क्या बन जाता है? समाजवाद। और समाजवाद घटता घटता एक दिन क्या बन जाता है? और घट जाता है तो उदारवाद। निजी पूंजी धीरे धीरे समाप्त की जाती है, पुनर्वितरण किया जाता है आधुनिक उदारवाद, और पूरा ही निजी पूंजी समाप्त हो गई तो समाजवाद। तो ऐसे अब कई चीजें ऐसी है जिसका क्लियर बंटवारा नहीं। लोकतांत्रिक समाजवाद का जो सबसे फेमस रूप है वो ब्रिटेन में आया था, उसको हम बोलते हैं फेबियनवाद बोलते हैं। फेबियनवाद, फेबियन कंकेटेटर करके एक सेनापति था, उसका युद्ध करने का एक तरीका था। वो क्या करता था? जाते ही और युद्ध नहीं करता था, वो इंतजार करता था उपयुक्त समय का। जब वो ये देख लेता था कि सामने वाली सेना अब आराम कर रही है, या फिर वो युद्ध का इंतजार करते करते और ढीली पड़ गई है, अपनी सेना को हमेशा तैयार रखता था कि कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है। बातचीत करता रहता था सामने वाले से कि युद्ध करें नहीं करें, मजबूरी है, आओ तो गए हैं, युद्ध करने की इच्छा नहीं। उसको देखा ना सामने वाली सेना ढीली पड़ गई है, तो ये फेबियन कंकेटेटर क्या करता? उस सेना के ऊपर हमला कर देता था और विरोधी को मार देता था। यही तरीका है कि आप क्या करो, एक उपयुक्त अवसर का क्या करो? इंतजार करो, हमला मत करो एकदम से। आप धीरे धीरे मजदूरों को समझाओ, आप धीरे धीरे समझाओ मध्यम वर्ग वालों को, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास भी पैसा नहीं होता। मजदूरों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनके पास नेता नहीं होता। नेता वही होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे कौन से वर्ग में आते हैं? मध्यम वर्ग में आते हैं। अगर मध्यम वर्ग पढ़े लिखे लोगों को समझाया जाए ना कि ये गरीब है, इनका कल्याण जरूरी है, तो पूंजीपति के समझ नहीं आता कि उनको पढ़ा लिखा नहीं होता, पैसा तो होता है लेकिन वो मूर्ख होता है। समझ में किसका आता है? ये पढ़े लिखे आदमी के। तो उसको बोल, तो इसका कल्याण करेगा। पढ़े लिखे आदमी को बोलो तो दो वर्ग क्या हो जाएंगे? एक कौन कौन से? मध्यम वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग और मजदूर वर्ग, ये दोनों एक हो जाएंगे। अब बताओ सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो मजदूर बना लेते हैं क्योंकि संख्या में ज्यादा है लोकतंत्र में, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास अच्छे नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मध्यम वर्ग को समझाया जा सकता है तो पढ़ा लिखा होता है। तो धीरे धीरे मध्यम वर्ग को समझाया जाए, वो मजदूर वर्ग के साथ आएगा, दोनों मिलके सरकार बनाएंगे। फिर ऐसे कानून बनाएंगे जो मजदूरों का तो हितवर्धन करते हो और पूंजीपतियों की खिलाफत करते हो, जैसे इंदिरा गांधी ने किया। तो ये काम उपयुक्त समय पे आने पे होगा। एक दिन फिर इनकी सरकार बनेगी। तो ऐसी एक दिन सरकार बनी क्लीमेंट एटली, और उसने फिर गरीबी बेरोजगारी इनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। तो वो कौन सा है वाद बोलते हैं उसको? लोकतांत्रिक तरीके से भी समाजवाद
आ सकता है, मजदूरों का कल्याण हो सकता है। कार्ल मार्क्स कहता है ऐसा नहीं होता है, बस ये झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं है। तो ये हमने कुछ विचारधारा पढ़ी जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कहां तक चलेगी, लास्ट तक चलेगी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये उदारवादी होते हैं ना, ये जो ज्यादा बल देते हैं, ये देते हैं बल नागरिक अधिकारों के ऊपर, ये बल देते हैं राजनीतिक अधिकारों के ऊपर, ऐसा कर लेते हैं, इनके बदलते जाते हैं। नागरिक अधिकार कौन से होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ अनुबंध करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसके साथ काम करेगा? मजदूर किसी पूंजीपति के साथ अनुबंध कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, समझौता कर सकता है कि मैं तेरे साथ काम करूंगा। ये सारी कौन सी स्वतंत्रताएं, अधिकार है? नागरिक अधिकार है, बोलने की, धर्म को मानने की, पढ़ने की, लिखने की, ये सारी। फिर कौन से होते हैं? एक व्यक्ति एक वोट एक वोट, सब लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। सब लोगों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को नेता बनने का अधिकार होना चाहिए। तो वोट देने का अधिकार, सरकार की खिलाफत करने का अधिकार, सरकार बदलने का अधिकार, ये सब कौन से अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। तो राज्य को जोर आता है क्या? राज्य बोला कि चलो तुम हो आजाद, बोलो तुम्हारी जो इच्छा होती है। राज्य का पैसा लगा क्या? नहीं लगा, राज्य चुप हो गया कि तुम बोलो तुम्हारी इच्छा है। राज्य बोला तुम वोट डालो, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। तो जो उदारवाद है वो नागरिक अधिकारों, कौन से अधिकारों को बल देते हैं? अब आते हैं कौन से? समाजवादी। ये समाजवादी कहते हैं कि बोलेंगे तब ना जब पेट में क्या होगी? रोटी होगी। वोट जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी क्या है? रोटी। तो ये ना रोटी पे जब बल देते हैं ना, तब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे जो अधिकार होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए? ये एक जोड़े में चलते हैं। कौन से अधिकार? सामाजिक आर्थिक अधिकार। सामाजिक आर्थिक अधिकार का तात्पर्य होता है रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। यानी आपको शिक्षित किया जाएगा, चाहे पैसा है चाहे नहीं है, आपको स्वास्थ्य दिया जाएगा, आपको रोजगार दिया जाएगा। तो ये कौन से अधिकार होते हैं? सामाजिक आर्थिक अधिकार होते हैं। तो समाजवाद सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर बल देता है। अब आपको रोजगार देने में, शिक्षा देने में, स्वास्थ्य देने में करना क्या पड़ता है बताओ? राज्य को जोर आता है, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगता है? विचार अभिव्यक्ति में राज्य का पैसा लगा गया। राज्य बोला मैं हूं चुप, तुम मर जियो बिता बोकरडा पाड़ो, मेरा कोई फर्क है? राज्य चुप हो गया ना। इसमें राज्य को रोजगार देना पड़ेगा। मनरेगा के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? दिहाड़ी देनी पड़ेगी। इसमें राज्य को जोर आता है। तो जोर आता है तो उदारवादी कहते हैं हमें तो जोर आना नहीं चाहिए, क्योंकि जोर तब आता है जब आप पूंजीपतियों से पैसा लोगे और मनरेगा के मजदूरों को पैसा दोगे, तो आपको क्या करना पड़ता है? पुनर्वितरण करना पड़ता है। तो समाजवाद पुनर्वितरण के ऊपर बल देता है, आधुनिक उदारवाद पुनर्वितरण पे बल देता है, लेकिन ये उदारवाद पुनर्वितरण पे बल नहीं देता। तो हम इतना ही देखें, ये बल देते हैं नागरिक और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, और ये बल देते हैं सामाजिक और आर्थिक। ये और समझ गए हम। ये कहते हैं पेट भरना जरूरी है, ये कहते हैं वोट जरूरी है। तो ये वोट पे बल देते हैं और ये रोटी पे बल देते हैं। इतना ही फर्क है इन दोनों, बड़ा फर्क ये। तो हम आज रूढ़िवाद का कोई चक्कर नहीं है हमारे साथ। हमारे साथ चक्कर है किसका? उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, स्वेच्छातंत्रवाद, उदार समतावाद, और समाजवाद में लोकतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवाद। अब 2-3 छोटी चीजें, फिर अपन न्याय को शुरू करेंगे। बीच में मैं आपको छुट्टी भी दूंगा। एक है नारीवाद। वो कहता है कोई शोषण वोषण नहीं, आर्थिक नहीं होता। अभी तक हमने देखा कि पूरा मुद्दा था, वो सारे का सारा मुद्दा काय पे आधारित था? वितरण पे आधारित था। पूरा ही मुद्दा वितरण पे आधारित था। अब वितरण की चर्चा करते हैं। उदारवादी क्या कहते हैं वितरण के बारे में? योग्यता के आधार पे वितरण करो। फिर आए आधुनिक उदारवादी, वो कहते हैं योग्यता के साथ साथ गरीबों की आवश्यकता भी देखो, आवश्यकता योग्यता दोनों को मिला के वितरण करो। फिर आए स्वेच्छातंत्रवादी, वो कहते हैं योग्यता देखो। फिर आए उदार समतावादी, वो कहते दोनों देखो। फिर आए समाजवादी, वो बोले सिर्फ क्या देखो? आवश्यकता देखो।
फिर आए मार्क्सवादी, बोले सिर्फ आवश्यकता देखो। तो ये जो सारा संकट था, चाहे वो संकट था उदारवाद का, चाहे वो नव उदारवाद का, चाहे स्वेच्छातंत्रवाद का, सारे का सारा झगड़ा काय के ऊपर निर्भर है? संसाधन वितरण के ऊपर मूल झगड़ा है काय का? आर्थिक है सारा ही झगड़ा। अब आ गया कौन सा? ये बोला कि शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं होता, हमारी तरफ भी देखो, तुम लड़ रहे हो पुरुष पुरुष आपस में, हमारी क्या नहीं चल रही, कोई चर्चा ही नहीं चल रही। हम अच्छा भला पैसा कमा रही है, फिर भी पुरुष आज शाम को शराब पी के हमें पीटता है। क्यों? तो शोषण आर्थिक नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है? लैंगिक। तो तुम तो राज्य के क्षेत्र में काम कर रहे हो, बड़े क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, पर हमारा लैंगिक शोषण कहाँ हो रहा है? परिवार में हो रहा है। और जनसंख्या 50% है। गरीब कह रहे हैं कि राज्य हमारे लिए कुछ नहीं करा, हम कह रहे हैं हमारे परिवार की तरफ देखो, वहां वो है शोषण का अड्डा। तो राजनीति के लोग जैसे लोग बोलते नहीं नहीं, राजनीति का काम घर में घुसना नहीं है। तो बोला हमारा तो शोषण ही घर में हो रहा है, राजनीति यहाँ नहीं घुसेगी तो घुसेगी काम फिर है हमें राज्य शेयर से क्या मतलब है? तो हमें कौन से शोषण से छुटकारा दिलाओ? ये कहते हैं हमारा शोषण आर्थिक नहीं है, बल्कि कौन सा है? इसे छुटकारा बताओ। तब कौन आता है? नारीवाद आता है। फिर नारीवाद आता है तो इसकी मां आती सबसे पहले, वो लोग ये कहते हैं जब आदमी वोट डाल सकता है तो पुरुष औरतें भी वोट डालेगी। जब आदमी विवेकशील है तो औरत भी विवेकशील है। जब आदमी को संपत्ति का अधिकार है तो औरतों को भी संपत्ति का अधिकार है। चलिए, ये उल्लू थी। इसने कहा कि हमें भी वो सारे अधिकार दे दो जो पुरुषों के पास है। तो पुरुषों के पास उदारवाद ने कौन से अधिकार दिए थे? विचार और अभिव्यक्ति का, वोट डालने का, संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार दिए थे कि संपत्ति कमाओ, जितने योग्य होती संपत्ति कमाओ। फिर उल्लू ने जब मुहिम छड़ी तो औरतों को वो सारे अधिकार मिल गए जो पुरुषों के पास थे। वो संपत्ति की मालिक हो सकती है, वो वोट डाल सकती है, नेता बन सकती है, सरकार की आलोचना कर सकती है, सब कुछ हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, ये तो सार्वजनिक क्षेत्र में हुआ ना, वोट तो सार्वजनिक मुद्दा है। लेकिन इनका अब भी शोषण कहां हो रहा था कि हमें तो परिवार के में गड़बड़ हो रही है, उसको कैसे करें? वोट का क्या करें, हम संपत्ति का क्या करें? ये पुरुष जो हाथ उठाता है ना और हमारा लैंगिक शोषण करता है, उसका क्या करें? तब फिर एक नारीवाद की एक नई धारा आई, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? उग्र नारीवाद बोलते हैं। ये कहां घुस गई कि राजनीति सार्वजनिक क्षेत्र का विषय नहीं है, बल्कि राजनीति कहां होनी चाहिए? घरेलू राजनीति होनी चाहिए, घर के अंदर आनी चाहिए राजनीति। उग्र नारीवाद आई। उग्र नारीवाद आई तो सिमोन दे बुआई, कैट मिलेट आई, एलस्टीन आई, बेटी फ्रीडन आई। ये सारी औरतें हैं जो कौन है? उग्र नारीवादी है। ये कहते हैं वोट, क्योंकि अब पता था नारियों को सारा बाकी अधिकार तो मिल गए, अब शोषण सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं हो रहा, बल्कि कौन से क्षेत्र में हो रहा है? तो इन्होंने कहा कि अब हम पुरुषों के नियंत्रण और उनके अत्याचार से क्या चाहती हैं? मुक्ति चाहती है। वो थी सिमोन दे बुआ, कैट मिलेट, एलस्टीन, बेटी फ्रीडन जैसी औरतें थी। ये एलस्टीन बोली प्राइवेट वुमेन और पब्लिक मैन। इसी से समझ जाओगे आप। एलस्टीन ने एक ही बात बोली कि पब्लिक मैन, एक बार चर्चा ही कर रहे हैं, तो मैं समझा रहा हूं ये चाहती क्या है। प्राइवेट वुमेन, इसका तात्पर्य क्या है? पब्लिक मैन, प्राइवेट वुमेन। आदमी ने सारे सार्वजनिक चीजों पे क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। राजनीति वो करेगा, खेलेगा, वो साहित्य उसका होगा, विज्ञान उसकी होगी, मैथ्स उसका होगा, बचा क्या फिर? राजनीति उसकी, साहित्य उसका, शिक्षा उसकी, कला उसकी, ठीक है, बाहर के मजे उसके। चौकी पर वो बैठा को होको वो पिएगो, लील लगाएगा कपड़ा वो पहनेगो, प्रेस करवा आगे वो की कराओ लुगाई करो। तो लुगाई क्या करेगी फिर? घर में रहेगी। जो अच्छे अच्छे क्षेत्र है उस पे सबने पुरुषों में कब्जा कर लिया। अब लुगाइया ने कह दी दियो गापा धोना, रोटी बनाने, झाड़ी पोंछो करना। ये कौन सा क्षेत्र है? तो वो है पब्लिक और ये है प्राइवेट। तो ये विभाजन कौन सा विभाजन है? लैंगिक विभाजन है। ये यही तो है हमारे शोषण का मूल कारण। तो औरतें कही अब हम ये काम नहीं करें, ये काम पुरुष करेगा।
हम संभालेंगे राजनीति। तो ये कौन सा नारीवाद है? नारीवाद है। ये सिमोन दे बुआ, कैट मिलेट, एलेस्टीन और बेटी पिटन कह रही है कि अब हम ये काम संभालेंगे। और बराबर की भागीदारी इस काम में कौन करेगा? अगर नहीं करेगा तो पुरुष अलग और हम अलग। तब मदर सोसाइटीज पैदा होगी जहां सिर्फ कौन रहेगी? औरतें रहेगी। जहां शोषणकारी पुरुष का घुसना क्या होगा? निषेध होगा। ऐसे करके उन्होंने मुद्दे को बढ़ावा दिया। फिर ऐसी एक दो धाराएं और कर लेते। एक और धारा आई सबाल्टर्न। सबाल्टर्न को बोलते हैं उपाश्रित। ये आई थर्ड वर्ल्ड के अंदर। नव जो उपनिवेश देश स्वतंत्र हुए थे ना, जो गुलाम से मुक्त देश हुए थे, जैसे भारत जैसे देशों में उपाश्रित बोलते हैं। सबाल्टर्न, पहले हम देखते हैं सबाल्टर्न होता क्या है। सबाल्टर्न होते हैं मिलिट्री में जो नीचे के दर्जे के कार्मिक होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सबाल्टर्न। ये एक तो लांगरी होते हैं जो लंगर बनाते हैं, या ये ना बड़े अफसरों के घर पे जूता पॉलिश करते हैं, यहाँ जो नाई काम करते हैं, हेयर ड्रेसर जो काम करते हैं, ये कौन मिलिट्री में क्या कहलाते हैं? सबाल्टर्न कहलाते हैं। नीचे दर्जे के कार्मिक जिनका शोषण होता है वो सबाल्टर्न होते हैं। फिर इसका प्रयोग आगे नहीं करेंगे, ग्रामसी ने किया, उसको भूल जाते हैं। अब थर्ड वर्ल्ड में सोसाइटी सबाल्टर्न के हिसाब से बनती होती है। थर्ड वर्ल्ड में हम ना कई तरह के विभाजन देखते हैं। पाश्चात्य जो देश हैं वो दो आधार पे बनते हुए, गरीब और अमीर के आधार पे बनते होते हैं। हमारे यहाँ समाज है वो जातियों और धर्मों के आधार पे बनते होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनते होते। सबाल्टर्न वाले कहते हैं यहाँ दो आधार पे बनते होते हैं। एक वो वर्ग होता है जिसके पास पैसा होता है, ताकत होती है, जमीन होती है और धन होता है। दूसरी तरफ वो वर्ग होते हैं जिनके पास ये नहीं होते, उनका शोषण होता है। तो ये कहते हैं समाज अजीब प्रकार से दो वर्गों में बंटा होता है। इसमें एक तरफ नेता होते हैं, अफसर होते हैं, पूंजीपति होते हैं और जमीन के मालिक होते हैं। ये एक तरफ होते हैं और इनके पास सत्ता होती है, इनके पास संपत्ति होती है, इनके पास शक्ति होती है। दूसरी तरफ कौन होते हैं? उपाश्रित होते हैं। इनमें छोटे किसान आते हैं, इसमें मजदूर आते हैं, इसमें दलित आते हैं, इसमें आदिवासी आते हैं, इसमें वर्द आदमी आते हैं जिनको घर से निकाल दिया गया है, इसमें भिखारी आते हैं। ये सारे कौन है? उपाश्रित है। इनके पास कुछ नहीं है, न इनके पास सत्ता है, न संपत्ति है, न ही शक्ति है। तो अगर समाज को सुधारना है तो किसको आगे लाना होगा? इनको हाशिए पे धकेल दिया गया है। और सेंटर में कौन आ गए हैं? नेता, अफसर, पूंजीपति, जमीन मालिक आ गए। अब इनका हाशिया करके इनको मुख्य भूमिका में लाना, इनकी हालात को सुधारना है। तो ये सबाल्टर्न वाले होते हैं। तो किससे मिलते जुलते? थोड़े बहुत समाजवादियों टाइप होते हैं थोड़े से। ऐसे है कौन? ये चलती थर्ड वर्ल्ड में ही है। ये उन देशों का अध्ययन करती है जो देश कैसे मुक्त हुए हैं उपनिवेशवाद से। उपनिवेशवाद गुलामी से जो मुक्त हुए, उपनिवेशवाद। भारत भी तो गुलाम था ना। ये गुलाम देशों के अध्ययन करते हैं ये सबाल्टर्न वाले। सबाल्टर्न होते हैं ये सबाल्टर्न है सारे। भिखारी, वर्द, आदिवासी, दलित, विकलांग, दिव्यांग, ये सारे ये उपाश्रित है या सबाल्टर्न है। अब ये हैं कौन कौन? तो तीन नाम याद कर लेते हैं। रंजीत गुहा, पार्था चटर्जी, और एक और कर लेते हैं गायत्री चक्रवर्ती। गायत्री। ये तीन नाम आप याद कर रहे हैं, फिर बाकी और याद हो जाएंगे। सुमित सरकार, शशि थरूर, ये सारे धीरे धीरे याद हो जाएंगे ना। रंजीत गुहा, पार्था चटर्जी और गायत्री चक्रवर्ती। अब जब बार बार चर्चा आएगी, इनकी बहुत बार चर्चा आएगी, हम इन सबको याद हो जाएंगे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कुछ भी करोगे तो ये सारे घूम फिर के आएंगे। नारीवादी भी आएंगे, उपाश्रित वाले भी आएंगे, स्वेच्छा तंत्र भी आएंगे, उदार समतावादी भी आएंगे, परंपरागत उदारवादी भी आएंगे और आधुनिक मार्क्सवादी भी आएंगे और समाजवादी भी आएंगे, या लोकतांत्रिक समाजवादी, फेबिनवादी भी आएंगे। अब मैं आपको कुछ नाम लिखूंगा, नाम लिखते ही आपके मन में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अब न्याय को जोर नहीं आएगा।
मैं नाम लिखूंगा रूढ़िवाद का, जो रूढ़ियों से चिपका रहता है। एडमंड बर्क जैसे लोग जो कहते हैं समाज ऊंचा और क्या होता है नीचा, पुरुष महान होते हैं, औरतें निम्न दर्जे की होती है, कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, और ये रूढ़ियों से चिपकने वाले लोग रूढ़िवादी कहलाते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। फिर आ गया परंपरागत उदारवाद। याद आ गया आपको परंपरागत उदारवाद? परंपरागत उदारवाद। फिर आ गया आधुनिक उदारवाद, इसमें सुधार करने के लिए। फिर इसका बेटा कौन है? इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद या स्वेच्छा तंत्रवाद। इसका बेटा कौन है? उदार समतावाद। इनके अलावा मैंने आपको कराया फेबियनवाद। याद आया? लोकतांत्रिक समाजवाद बोलते हैं फेबियनवाद को। एक मैंने एक एक्सट्रीम तरीका कराया, कौन सा? मार्क्सवाद, क्रांतिकारी समाजवाद, मार्क्सवाद। फिर मैंने आपको एक और कराया जो लिंग को शोषण का कारण मानती है, नारीवाद। और एक मैंने कराया आपको उपाश्रित सबाल्टर्न है। इनके साथ घूम जाएगा सारा प्रकट। तो ये अब आपको याद हो। अब आपके ये शब्द है ना गड़बड़े नहीं करेंगे तो हम बीच बीच में और चर्चा कर लेंगे, क्योंकि 5 टॉपिक इस छोटी सी मुद्दे के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब टाइम बताओ क्या हुआ है? 7:30 हुआ। अपन न्याय के प्रारंभिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो एक बार धन्यवाद। अगले पीरियड में मिलेंगे तो न्याय का प्रारंभिक सामान्य अर्थ समझने की हम कोशिश करेंगे।